प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी सेकेंड ईयर का पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर हम आज फिर चर्चा कर रहे हैं। हम अपना टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो पहला टॉपिक चल रहा था हमारा डेफिनेशन, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उस पर हमने परिभाषा खंड पर चर्चा कर ली थी। हमने पिछली क्लास में देखा था कि अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार से प्रशासनिक विधि को परिभाषित किया है। कई बार पेपर में इस प्रकार का प्रश्न भी आ जाता है कि आपकी ओर से किस विद्वान की परिभाषा को आप उपयुक्त परिभाषा या सही मायने में परिभाषित की हुई परिभाषा मानते हैं। तो MP जैन साहब के द्वारा दी गई परिभाषाएं लगभग सभी गुणों को शामिल करती हैं। फिर भी हमें परीक्षा की दृष्टि से ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किसी भी परिभाषा को सर्वश्रेष्ठ बिल्कुल स्वीकार करना नहीं चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि लगभग इस विद्वान के द्वारा दी गई परिभाषा में प्रशासनिक विधि के समस्त गुणों को ले लिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी चीज़ को पूर्ण कहा जाना संभव नहीं है। इसी क्रम में आज हम जब देख रहे हैं तो प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करें तो प्रशासन शब्द जो है वो अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन से बना है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम प्रशासन की चर्चा कर रहे हैं, तो कहता है कि जो प्रशासन शब्द है वो अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन से बना है और यह दो शब्दों का मिलाप है, एड प्लस मिनिस्ट्रेशन। एड प्लस मिनिस्ट्रेशन, एड का अर्थ हो गया जोड़ना और मिनिस्ट्रेशन का अर्थ हो गया सहायता करना। जोड़ना, एड, मिनिस्ट्रेशन का अर्थ हो गया सहायता करना, अर्थात सहायता करने के लिए जोड़ना। दोनों को जब मिलाकर हम पढ़ें तो क्या निकल का है, सहायता करने के लिए जोड़ना। इस अर्थ को और आगे बढ़ाया जाए तो क्या निकल कर बात हमारे सामने आती है, प्रशासन का अर्थ है शासन में सहायता के लिए जोड़ा जाना। प्रशासन का अर्थ हम क्या निकाल रहे हैं, शासन में, यानी कि जो शासनिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर चल रही है उसमें सहायता के लिए जोड़ा जाना ही प्रशासन है। यानी कि वो संस्थाएं, वे व्यक्ति जो शासन में सहायता के लिए जोड़े जाते हैं वे प्रशासन हैं। लेकिन जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में भी देखा था कि वर्तमान युग की हम बात करें तो प्रशासन का अर्थ बहुत व्यापक हो चुका है। प्रशासन न केवल विधि को प्रभाव देता है वरन विधायन यानी कि लेजिस्लेशन का काम भी करता है और न्याय निर्णय यानी कि एडजुडिकेशन का काम भी करता है। आगे चलकर हम इसके बारे में चर्चा डिटेल में करेंगे। विधायन का मतलब हो गया वो डायरेक्ट लॉ का निर्माण नहीं कर रहा है। हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा प्रत्यायोजित विधायन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जब उसे शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं तो वो विधि निर्माण करने का कार्य भी करता है। और एडजुडिकेशन, न्याय निर्णय, ठीक है ना, उसके द्वारा ये कार्य भी किया जाता है। तो प्रशासन न केवल विधि को प्रभाव देता है, विधि को प्रभाव देने का मतलब विधि को लागू करना, इफेक्ट में लाना। जो कानून बनाए जाते हैं, हमने क्या बात की थी कि प्रमुख 3 अंग हुए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम हो गया विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य उसे लागू करना और न्यायपालिका का कार्य हो गया उसका अर्थान्वयन करना, इंटरप्रिटेशन करने का कार्य, व्याख्या करने का कार्य किसका हो गया, न्यायपालिका का। तो ये प्रमुख रूप से तीनों के अपने कार्य हैं। तो प्रशासन विधि को प्रभाव देता है, यानी कि जो कानून बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उसे कौन प्रभाव में लाता है, प्रशासन उसको लाता है। साथ साथ वो क्या कर रहा है, लेजिस्लेशन का काम भी करता है। जहाँ कहीं प्रत्यायोजित विधायन की बात आती है, एडजुडिकेशन का काम भी करता है। हम आगे चलकर न्यायाधिकरणों की चर्चा करेंगे, ट्रिब्यूनल्स की। क्या किया जाता है कि न्यायाधिकरण भी निर्णय करने के कार्य करते हैं और ट्रिब्यूनल की हम अलग से चर्चा करेंगे। तो कई बार नेगेटिव या नकारात्मक रूप से प्रशासन को किस प्रकार से परिभाषित किया है कि जो कुछ विधायिका एवं न्यायपालिका के क्षेत्र में नहीं आता वो प्रशासन है। प्रशासन को किस प्रकार से डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, नकारात्मक रूप में कि जो कार्य विधायिका एवं न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में नहीं आता वह किसके क्षेत्र में आ गया साहब, वो प्रशासन के क्षेत्र में आ गया।
तो विधायिका का काम क्या हो गया, विधि का निर्माण करना, और न्यायपालिका का कार्य है उसका अर्थान्वयन करना, विधि को लागू करना, जो कानून बने हुए हैं उनकी व्याख्या करते हुए उनको क्रियान्वित करना। तो इन दोनों अंगों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, तो शेष जो चीजें रह गई वो प्रशासन के क्षेत्र में आ गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, आपसे फिर 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रशासन से आप क्या समझते हैं? तो प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना, एड प्लस मिनिस्ट्रेशन। एड का अर्थ हो गया जोड़ना, मिनिस्ट्रेशन का अर्थ हो गया सहायता करना। इस अर्थ को हमने लगाया तो शासन में सहायता के लिए जोड़ा जाना, यानी कि अटैच, क्या हो गया, शासन के साथ में उसे अटैच कर देना, प्रशासन का मतलब ये हो गया। और वर्तमान जब कल्याणकारी राज्य की हम बात कर रहे हैं तो प्रशासन के कार्य क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। वह लेजिस्लेचर का काम भी कर रहा है, एडजुडिकेशन का काम भी कर रहा है। तो जो कुछ न्यायपालिका और विधायिका के द्वारा नहीं किया जा रहा है वह प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि की प्रकृति। थोड़ी सी जनरल में आपको समझाने का प्रयास करूं, ठीक है ना, सामान्य अर्थों में। हम जब किसी व्यक्ति की प्रकृति को परिभाषित करते हैं, नेचर, तब पहले हम क्या करते हैं, उसके गुणों की व्याख्या करते हैं। ये मेरी समझ के अनुसार मैं आपको समझा रहा हूँ कि व्याख्या करने का मतलब, जैसे उदाहरण के रूप में आप कहते हैं कि साहब रामलाल क्या है, एक अच्छा व्यक्ति है। तो आपने रामलाल एक अच्छा व्यक्ति है इस निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले आपने क्या किया, रामलाल की व्याख्या की। साहब रामलाल क्या है, अच्छा व्यक्ति है, वह कॉलेज में बराबर आता है, ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को सहायता भी करता है, नोट्स भी अवेलेबल करा देता है, कॉलेज में कभी फंक्शन होते हैं तो उनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, ठीक है ना, बड़ा पोलाइटली है। तो इन सब बातों की जब आपने व्याख्या की तो सामने वाले व्यक्ति की मुँह से क्या निकला कि वह एक अच्छा स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, हेल्पिंग नेचर का पर्सन है। तो आपने उस व्यक्ति की जो प्रकृति या नेचर, उसके गुणों की व्याख्या करने के आधार पर आपने उसकी नेचर को डिसाइड किया कि वह अच्छा है या वह बुरा है, उसकी वो व्यक्ति किस प्रकार का है। ठीक उसी प्रकार से कई बार पेपर में सीधा क्या आ जाता है, प्रशासनिक विधि की प्रकृति से आप क्या समझते हैं, डिफाइन द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले प्रशासनिक विधि को परिभाषित कीजिए। बिना आप क्या कहेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट की नेचर को डिफाइन किए बिना उसकी नेचर तक पहुंचना मुश्किल है। तो हम पहले उनको क्या कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। तो फिर आपका क्या हो गया, जो आपके सामने एक टेंशन आई थी कि सब बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बन गया, आंसर कितने दूं, 3 पेज 4 पेज में देना है, किस प्रकार से दूंगा, तो आप पहले क्या कीजिए, प्रशासनिक विधि को परिभाषित। और वो हमने अपनी पिछली क्लासों में बड़ी अच्छी तरीके से समझ लिया है कि प्रशासनिक विधि की परिभाषा, तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है आप पहले उनकी परिभाषाएं दीजिए। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उपरोक्त दी गई परिभाषाओं का विश्लेषण करने के उपरांत हम क्या कह रहे हैं कि प्रशासनिक विधि की प्रकृति इस प्रकार से है। तो आप क्या कह रहे हैं कि प्रशासनिक विधि प्रशासनिक ढांचे की संरचना के बारे में बताता है, ये हमने अपनी परिभाषा में देखा है, ठीक है ना। ओपीडी, ठीक है ना, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासनिक का ढांचा कैसा होगा, हमने अपनी परिभाषाओं से इसको विश्लेषण किया। तो पहले ही नेचर क्या निकल के आ रही है कि प्रशासनिक ढांचे की संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। फिर प्रशासनिक अंगों की शक्तियां एवं कार्य, पावर एंड फंक्शंस, नेचर में क्या क्या शामिल हो गया साहब, प्रशासनिक अंगों की जो शक्तियां हैं और जो कार्य हैं, यानी कि उनकी पावर एंड फंक्शंस के बारे में बताया गया है। फिर हमने देखो, याद कीजिए, पहली परिभाषा हमने बात की थी कि साहब इन्होंने डाइसी ने अपनी परिभाषा में इनकी सीमाएं नहीं बताई है। तो इनकी सीमाएं, लिमिटेशन, कि इन प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों की सीमाएं क्या होगी, लिमिटेशंस क्या होंगे, उनके बारे में बताता है। फिर इन शक्तियों का प्रयोग करते समय वे किस प्रक्रिया को एडॉप्ट करेंगे, यानी कि मेथड एंड प्रोसेस। ये भी हमारे परिभाषाओं से विश्लेषण निकला था कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी जब शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो उन शक्तियों का प्रयोग करते समय वे किस मेथड एंड प्रोसेस को एडॉप्ट करेंगे, वो भी उसके परिभाषाओं के विश्लेषण से हमारे सामने निकल कर आया है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़
इन शक्तियों का नियंत्रण किस प्रकार से होगा। पहली बारी बात हमने देखी, डायसी उसने किसी प्रकार के नियंत्रण की बात नहीं की, डेविस ने नियंत्रण की बात की, तो उसने क्या किया, केवल न्यायिक नियंत्रण की बात की। लेकिन जब हम MP जैन साहब की परिभाषा में की और आए तो उन्होंने क्या लिखा, एक शब्द लिख दिया कि उनके नियंत्रण। अब क्या हो गया, इस नियंत्रण शब्द में सभी प्रकार के नियंत्रण आ गए, चाहे वह जुडिशियल कंट्रोल हो, पार्लियामेंट्री कंट्रोल हो, ठीक है ना, प्रत्यायोजित विधान के जरिए कंट्रोल हो, सभी प्रकार के नियंत्रण। एक नियंत्रण शब्द का प्रयोग करके क्या उन्होंने लिखा कि इन शक्तियों के नियंत्रण के तरीकों को भी बतलाता है, यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों के शक्तियों का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में क्या बताई, प्रशासनिक कार्यों से व्यथित व्यक्ति को उपलब्ध उपचार, यानी कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अगर व्यक्ति पीड़ित है तो उसे क्या रेमेडीज अवेलेबल है। तो रेमेडीज में हमने बात की थी कि क्या हो जाएगा, रिट्स जो होंगी वह रेमेडीज के रूप में वहां पर हमारे सामने अवेलेबल रहेगी। तो ये आज हमने निष्कर्ष के रूप में पढ़ा कि प्रशासन का क्या अर्थ है और प्रशासनिक विधि की नेचर किस प्रकार से हम डिसाइड करेंगे इन परिभाषाओं के आधार पर। धन्यवाद।